नमस्कार दोस्तों, रोहित है। 13 दिसंबर को आपका परीक्षा होने वाला है और जब 13 दिसंबर को आपका परीक्षा होने वाला है तो हम ये उम्मीद करते हैं कि आप कमर कस लिए होंगे और जी जान से लग गए होंगे। आज हम लोग कुछ करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट थीम डिस्कस आपसे करेंगे। जो थीम किस पर बेस्ड होगा? जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बीपीएससी पूछा है उस पर बेस्ड होगा। जो पीआईबी में जो इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है, जो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो है, वहाँ से बेस्ड होगा। उसके बाद जो हाल में रिसेंटली कंडक्टेड एग्जाम है बीपीएससी के द्वारा उस पर बेस्ड होगा और हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग को करना चाहिए। बिफोर आई स्टार्ट दिस, आई हैव अ सिंपल सबमिशन टू मेक। दोस्तों, अभी जो 20-25 दिन आपके पास वक्त है, इस वक्त में आप अपने आप को सहेज के रखें, क्योंकि एंग्जाइटी सेट इन करना बहुत ही कॉमन है। देखो, जो दुनिया के लोग हैं उनको परिणाम से मतलब है, प्रयास से नहीं। और विडंबना ये है कि हमारे हाथ में प्रयास है, परिणाम नहीं। तो जो हमारे हाथ में चीजें हैं, प्रयास करना, बहुत ईमानदारी से प्रयास करना, उसमें कोई कोताही मत बरतिएगा। परिणाम जो भी होगा उसको बाद में देखेंगे, पर हम अपनी तपस्या में कमी नहीं रखें। ये बहुत अच्छा से आप स्पष्ट आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। अब जो 13 दिसंबर को परीक्षा है, अभी आपका फेक न्यूज चल रहा था कि 19 जनवरी को परीक्षा है, कि अच्छा है कि आपका 13 दिसंबर को ही परीक्षा हो रहा है, क्योंकि अगर यूपीपीसीएस 23-24 तारीख के आसपास है, मतलब उसी की इर्द गिर्द है, मेरा डेट कंफर्म हम नहीं है, पर अगर वो 19 जनवरी को होता तो जो भी लोग यूपीपीसीएस में फेल करते वो दांते मुंहे लग जाते 19 जनवरी के डेट पर। आई मे साउंड वेरी सेल्फिश टू यू, बट आई हैव टू बी एट सम जंक्चर फॉर यू। अब जो दूसरे स्टेट के लोग हैं वो यूपीपीसीएस को टारगेट करेंगे, नहीं कि बिहार को टारगेट करेंगे, क्योंकि उनको लगता हो कि बिहार बहुत गरीब है। वो बिहार मतलब समझते हैं कि सब कोई रिक्शा चलाने वाला है, बिहार मतलब सब कोई ठेला चलाने वाला है। वो बिहारी मतलब समझते हैं कि उनके मतलब खेत में मजदूरी करने वाला है। बट दिस इज नॉट द केस, है ना। तो हम लोग के लिए अच्छा है, सीट बहुत ज़्यादा है। देखो, 50,000 सीरियस कैंडिडेट बैठेंगे। अगर तुम थोड़े से भी सीरियस हो मेरे दोस्त, तो इतना अच्छा मौका है कि इसमें 25,000 लोगों को मेंस लिखने का मौका मिलेगा, तकरीबन। इतना अच्छा मौका है कि इसको गंवाना मत तुम। हम 25,000 बोल रहे हैं तो कुछ लोग कमेंट सेक्शन में आके बोल नहीं 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 22,000 होता है, 22,000 होता है। नहीं भाई, अगर एक नंबर मानते हैं कि 100 नंबर कट ऑफ है, तो 100 नंबर पे जितने भी लोग होते हैं सबको ले लेता है, तो तकरीबन 25,000 के आसपास लोगों को मेंस लिखने का मौका मिलेगा। आपसे उम्मीद करते हैं कि तुम थोड़े से भी सीरियस हो। इस 20-25 दिन में अगर जी जान लगा के पढ़ दोगे तो तुम्हारा लिस्ट में नाम रहेगा, बाकी तुम्हारी मर्जी है। चलो कुछ स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, रिसेंटली द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड 2 SEZ इन बिहार। वन इज नावानगर, अनदर इज द कुमारबाग। तो 2-3 चीजें बहुत स्पष्ट है कि नावानगर कहां पे है, बक्सर में है। ये हम आपको ऑलरेडी, अगर आप यहां पर नए आप हैं तो आप 3 घंटा का हमने एक वीडियो बना दिया है बिहार करंट अफेयर्स पर, यूट्यूब पर अवेलेबल है। 1 साल का वीडियो है, उस वीडियो को करके जाना, क्वेश्चन उससे बाहर नहीं जाएगा। पुनः कह रहे हैं, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। उस वीडियो को करने के बाद जो BCW का करंट अफेयर्स का मैगजीन है उसको पढ़ लेना, सेंस ऑफ कंप्लीशन मिल जाएगा। तो वहां पर हम तुमको बता रखे हैं कि बक्सर में स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया गया है, और दूसरा जो कुमारबाग है वो वेस्ट चंपारण में स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया गया है। अगर ये 2 साइड से अगर हम सहमत हैं तो ये दरोगा लेवल का तैयारी है। बहुत स्पष्ट आपको बोल देते हैं, ये दरोगा लेवल का तैयारी है, तो दरोगा में भी पूछ सकता है। पर आप जब डीएसपी लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो आपको एक चीज पता होना चाहिए कि व्हाट इज अ स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अगर आपको नहीं पता है तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा SEZ पर। द फैक्ट ऑफ द मैटर इज, माय डियर फ्रेंड्स, कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या है, इसमें करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, बूथ 1 और 2। देखो, स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होता है जी? स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक ऐसा यूनिट है विच आर कंसिडर्ड एज एन इंजन ऑफ द ग्रोथ। मानते हैं कि आपने यहां पर एक दुकान लगाया है, मानते हैं कि आप पर यहां पर 10% टैक्स लग रहा है। अगर हम बोलते हैं कि ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन है तो उदाहरण के तौर पर समझने के लिए हम बोलेंगे कि यहां पर 1% टैक्स लगेगा। सो दिस विल बिकम मोर प्रॉफिटेबल, दिस विल एक्ट एज एन इंजन ऑफ द ग्रोथ। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या है? एक ड्यूटी फ्री इनक्लेव्स है, मोटा मोटी ड्यूटी फ्री इनक्लेव्स है, मतलब वहां पर टैक्स रेट बहुत कम होता है। जब वो टैक्स रेट बहुत कम होता है तो वो एक एक्सपोर्ट करने का एक बहुत इंपॉर्टेंट एवेन्यू बन जाता है। जैसे कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन में आपको क्या मिलता है? अगर बिजली आपका 2 रुपया पर यूनिट मिल रहा है दूसरे इंडस्ट्रीज को, तो वहां पर सरकार 0.5 रुपया पर यूनिट लेगी। मानते हैं कि अगर स्टाम्प ड्यूटी 100 करोड़ रुपया लग रहा है सेम पार्सल ऑफ द लैंड के लिए, तो वहां पर 10 करोड़ रुपया लेगी, मतलब बहुत कम लेगा। तो दीज आर द इनक्लेव्स विच आर कंसिडर्ड एज एन इंजन ऑफ द ग्रोथ, जहां से एक्सपोर्ट दबा के होगा। एक्सपोर्ट जब दबा के होगा तो यहां पर नौकरी बहुत ज्यादा पैदा होगा, सब चीज बहुत ज्यादा पैदा होगा। मोटा मोटी आपको इतना समझ में आना चाहिए। ये सब कुछ फैसिलिटीज हैं जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूनिट को मिलते हैं। अब देखो, स्पेशल इकोनॉमिक जोन को रेगुलेट करने के लिए एक एक्ट बना, दैट इज कॉल्ड एज द SEZ एक्ट, स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट 2005।
इसके रूल्स कब बने? व्हेन इट केम इनटू द फोर्स, इट केम इनटू फोर्स इन 2006। जब रूल्स बना तो फोर्स में आ गया। सो लेट्स बी वेरी कैटेगोरिकली क्लियर दैट स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट वाज पास्ड इन 2005, इट्स रूल्स वर framed in 2006 and hence the ACZ Act came into force in 2006. Let's be very clear on this. देखो तो 2005 के पहले फिर इसका मतलब कि वी वर नॉट हैविंग द एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग यूनिट्स। हमारे पास ऐसा तो नहीं था ना कि एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन ही नहीं थे, वी हैड। यहां तक कि जो कांडला गुजरात में जो जगह है, यहां पर एशिया का सबसे पहला एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन हम लोग बनाए थे, पर हम लोग उस पर ध्यान नहीं दिए। और आप देखेंगे कि अगर आप चाइना का ग्रोथ स्टोरी पढ़ेंगे तो चाइना का ग्रोथ स्टोरी इज बेस्ड अपॉन द स्पेशल इकोनॉमिक जोन। वो इतना ज्यादा एक्सपोर्ट करता है कि उसकी इकोनॉमी जो है एक्सपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी है। चाइना का ग्रोथ इसलिए जाता है, चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव इसलिए बनाता है कि दे हैव द ह्यूज पूल ऑफ फॉरेन रिजर्व्स। कहां से? एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा करता है। जब एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा करता है तो उसके पास ह्यूज पूल ऑफ रिजर्व्स हैं, और ह्यूज पूल ऑफ द फॉरेन रिजर्व्स है, उसी को इस्तेमाल कर रहा है चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में। माय डियर फ्रेंड्स, हमारा जो ग्रोथ है, इंडिया का जो ग्रोथ है, ये सर्विस लेड ग्रोथ है। सर्विस सेक्टर ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है। जो चाइना का ग्रोथ है वो मैन्युफैक्चरिंग लेड ग्रोथ है, और मैन्युफैक्चरिंग लेड ग्रोथ है उसमें भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन का बहुत ज्यादा आपका उसमें इंपैक्ट है। मेरे दोस्त, अगर तुमसे एग्जाम में पूछता है कि जो भारत का स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट है या स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो भारत बना रहा है किस पर बेस्ड है, किससे सिमिलर है, तो इसका करेक्ट आंसर मेरे दोस्त हो जाएगा चाइना का। मतलब हम लोगों ने चाइना को कॉपी कर रखा है मोर और लेस। तो अगर आपसे पूछे कि इंडिया का पहला, एशिया का पहला एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन कौन था, कांडला गुजरात था, पर हमने उसको अच्छे से सहेजा नहीं और आज हम अब चाइना को कॉपी कर रहे हैं। मेरे दोस्त, यहां पर थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन बनता है कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन वेयर कंसिडर्ड टू बी द इंजन ऑफ द ग्रोथ। वहां से एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा होगा, वहां से रोजगार बहुत ज्यादा पैदा होगा, बिकॉज द गवर्नमेंट इज गिविंग अ लार्ज और ह्यूज इंसेंटिव टू दीज स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। पर ऐसा देखने को नहीं मिला कि भाई हम चाहते थे आपको हम इतना इंसेंटिव दे रहे हैं, बिजली फ्री दे रहे हैं, स्टाम्प ड्यूटी फ्री दे रहे हैं, इनकम टैक्स फ्री दे रहे हैं, सब चीज फ्री दे रहे हैं, पर हम आपसे जितना उम्मीद कर रहे थे कि आप ग्रोथ लेकर आएंगे, जितना एक्सपोर्ट आप करेंगे, जितना आप रोजगार पैदा करेंगे, उतना आप नहीं कर पा रहे हैं। तो उसको चेक करने के लिए एक बाबा कल्याणी समिति बनता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। जो बाबा कल्याणी समिति है, अगर मेरा फ्लॉपी ठीक से हमको सहयोग कर रहा है तो 2018 में यह समिति बनती है। और बाबा कल्याणी कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं, बहुत बड़ा आदमी है। ही इज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द भारत फोर्ज। बहुत बड़ा कंपनी है, बिलियनियर आदमी है भारत फोर्ज। ये कुछ सलाह देते हैं दैट इज आउट ऑफ द परव्यू ऑफ द सिलेबस ऑफ आवर एग्जामिनेशन, वो मेंस में फॉल कर जाएगा। तो भारत फोर्ज के एमडी हैं बाबा कल्याणी समिति। अगर आपसे पूछता है कि बाबा कल्याणी समिति किससे संबंधित है, बीपीएससी पूछता है कमेटी के बारे में, इट इज रिलेटेड टू द रिफॉर्मिंग ऑफ द स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। ठीक है, तो इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनेगा। उम्मीद करते हैं कि आपको स्पेशल इकोनॉमिक जोन समझ में आ गया होगा, है ना। और यार, जो भी लोग नए लोग सुन रहे हैं वो बिहार करंट अफेयर्स वाला यूट्यूब पर वीडियो उसको जरूर सुनना। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, बिहार करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन आएंगे। लेट्स delve into the second question. Recently WHO declared India free from which disease? इसको स्टार मार्क करके लिखो। तो तुम बोलो कि सर ऐसा तो दरोगा में भी पूछ सकता है। हाँ, पूछ सकता है। ये क्वेश्चन हम लोग कहाँ से फ्रेम किए हैं? पीआईबी से सारा चीज हम लोगों ने फ्रेम किया है। ये किससे भारत को मिला है? ट्रैकोमा से मिला है। देखो, ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, पर बीपीएससी में आपको पता है कि चेयरमैन ने कहा है कि हम लोग बहुत कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन पूछेंगे। तो आपसे ये नहीं पूछेगा कि ट्रैकोमा क्या है, आपसे पूछेगा कि ट्रैकोमा जो रोग है किस चीज़ का रोग है भाई। तो इतना हमको पता है कि सर आँख का रोग है। उससे आगे पूछेगा कि जो आँख का रोग है ये फंगस से होता है, वायरस से होता है, बैक्टीरिया से होता है कि प्रोटोजोआ से होता है। एक बार वीडियो को पॉज करो, सोचो कि किससे होता होगा। मन में सोचो, हमको पता है तुम कमेंट नहीं करोगे, हम कितना भी बोलेंगे तुम नहीं करोगे, पर अपने एक बार सोचो कि अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन तुमसे फ्रेम कर दिया जाए कि जो ट्रैकोमा रोग है किससे होता है। बहुत लोग फंगस मारोगे, पर गलत है, बैक्टीरियल डिजीज है मेरे दोस्त। और वो जो बैक्टीरिया का नाम है उसका नाम है क्लाइमीडिया ट्रैकोमैटिस। आँख का रोग है, आँख लाल वगैरह हो जाता है। कैसे, उसमें कैसे फैलता है? क्लोज फिजिकल कॉन्टैक्ट से, प्लेइंग टुगेदर, शेयरिंग अ बेड। आप आँख से वो जो उसको क्या बोलते हैं, आँख से आंसू अगर गिर जाता है तो उससे वो इफेक्ट करता है और फैलता है। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क करके रखो। आज ना कल तुमसे एग्जाम में क्वेश्चन से भेंट होना ही होना है। पीआईबी का क्वेश्चन से हम लोगों ने इसको फ्रेम किया है। ओशन 24 इज अ नेवल एक्सरसाइज बिटवीन विच टू कंट्रीज। देखो भाई, मिलिट्री एक्सरसाइज से बीपीएससी पूछता है कि कौन किससे मिलिट्री एक्सरसाइज है, तो हमको पता होना चाहिए कि बीपीएससी पूछता है। भाई
तुम डाल तो हम पात पात। अगर हमको पता है कि तुमको मिलिट्री एक्सरसाइज पसंद है, अगर हमको पता है कि इंटरव्यूअर भाजपा का सपोर्टर है, या हमको पता है कि कम्युनिस्ट माइंडसेट का है, तो बोलेंगे हम लेके रहेंगे आज़ादी। क्या जाता है, हमको नौकरी लेना है यार, सिंपल सी बात है ना। तो मिलिट्री एक्सरसाइज से वो पूछता है। क्वेश्चन 24 किसका है? करेक्ट आंसर हो जाएगा रशिया एंड चाइना का। बहुत न्यूज़ में था, देखो हिंदू में खूब कवर हुआ, इस पर अनलिमिटेड आर्टिकल्स आए हैं। प्रताप भानु मेहता इस पर 3 आर्टिकल लिखे हैं क्वेश्चन 24 के बारे में। हो क्या रहा है कि देखो रशिया और यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। यूक्रेन को बैक इन से कौन सपोर्ट कर रहा है? यूरोप सपोर्ट कर रहा है। और कौन सपोर्ट कर रहा है? यूएसए सपोर्ट कर रहा है। इंडिया यहां पर क्या है? न्यूट्रल स्टैंड लेकर है। रशिया को कौन सपोर्ट कर रहा है इनडायरेक्टली? चाइना सपोर्ट कर रहा है। तो रशिया और चाइना आपस में ड्रिल करते हैं, उसका नाम क्या है? क्वेश्चन 24। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक नया एक्सिस बन रहा है जिसमें रशिया और चाइना साथ में है। दोनों के संबंध बहुत अच्छे नहीं थे, पर अभी दोनों साथ में हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। मिलिट्री एक्सरसाइज में हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट थीम्स देते हैं जो आपको पता होना चाहिए। आप इसको कर लीजिए, इससे ज़्यादा कुछ आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम पुनः जिम्मेवारी से कह रहे हैं, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि हम जो पढ़ाएंगे यही आ जाएगा, पर ये जो हम आपको एक्सरसाइज लिस्ट करके दे रहे हैं, आप इसको पता होगा तो आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। मित्र शक्ति किसके बीच में है? इंडिया और श्रीलंका के बीच में है। नोमैडिक एलिफेंट किसके बीच में है? मिलिट्री एक्सरसाइज इंडिया मंगोलिया के बीच में। मैत्रेयी किसके बीच में है? इंडिया थाईलैंड के बीच में। जीमैक्स में जे है इंडिया जापान के बीच में है। धर्म गार्जियन इंडिया जापान के बीच में है। हमको बस ये पता होना चाहिए, भाई ये मत रटना कि कौन सा नेवी है, किसका एयरफोर्स का है, किसका आर्मी का है, नहीं पूछता है आपसे, बस ये पता होना चाहिए। डेजर्ट नाइट किसके बीच में है? इंडिया यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के बीच में है। वरुणा इंडिया फ्रांस के बीच में है। युद्ध अभ्यास और वज्र प्रहार इंडिया यूएस के बीच में है। कोई इसमें एयरफोर्स का होगा, कोई आर्मी का होगा, कोई नेवी का होगा, दैट इज नन ऑफ आवर बिजनेस। ईस्टर्न ब्रिज किसके बीच में है? इंडिया ओमान के बीच में है। नोमैडिक एलिफेंट इंडिया मंगोलिया भी बता रखा हूं। खंजर किसके बीच में है? इंडिया किर्गिस्तान। संप्रति प्रीत हमारा किससे बनता है? इंडिया और बांग्लादेश से। तो ये आपको याद रखिएगा, आपका काम निकल जाएगा। व्हाट वाज द थीम ऑफ द योगा डे 2024? देखो इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछता है, थीमेटिक बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछता है। ये कंप्लीटली फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, पर आप इसको स्किप नहीं कर सकते हैं। देखो हम तुमको कुछ लिस्ट दे दिए हैं। देखो नेशनल साइंस डे 28 फरवरी को, थीम क्या था? इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी फॉर विकसित भारत। अच्छा ये बताओ 28 फरवरी को क्यों ही बनता है यार? इसी दिन सीवी रमन, ये पता होगा ना तुमको, रमन इफेक्ट खोज होता है, इसी दिन खोज होता है, इसलिए इसको नेशनल साइंस डे के रूप में मनाते हैं। इंटरनेशनल योगा डे 21 जून, योगा फॉर द सेल्फ एंड द सोसाइटी, जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। इंटरनेशनल मदर अर्थ डे 22 अप्रैल, प्लानिट वर्सेस प्लास्टिक थीम है। वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च, अभी हम आपके टेलीग्राम में एक क्वेश्चन भी फ्रेम करके आपको दिए थे। बिहार दिवस है 22 मार्च को, वाटर फॉर पीस। इंटरनेशनल वीमेन डे 8 मार्च, इन्वेस्ट इन वुमेन एक्सेलरेट प्रोग्रेस। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 3 मार्च, कनेक्टिंग पीपल एंड प्लानेट एक्सप्लोरिंग डिजिटल इनोवेशन इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। वर्ल्ड पल्स डे 10 फरवरी, पल्स नोरिशिंग सेल्स सॉइल्स एंड द पीपल। क्यों? लेजुमिनस प्लांट जो होता है वो नाइट्रोजन को फिक्स करता है। वर्ल्ड कैंसर डे 4 फरवरी, क्लोज द केयर गैप। वर्ल्ड हिंदी डे 10 जनवरी। वर्ल्ड एड्स डे 1 दिसंबर। यूनाइटेड नेशन डे 24 अक्टूबर। वर्ल्ड पोलियो डे 24 अक्टूबर। हम सलाह देंगे इतना ही याद करना थीम के साथ, बाकी अगर आएगा तो वहाँ पे तुक्का मारना, अगर नहीं पता होगा तो तुम कितना बिट को खराब करोगे, है ना। तो हम तुमको यही सलाह देंगे। यूजुअली वो आपसे क्या पूछता है? वर्ल्ड वेटलैंड डे का थीम पूछता है, वो हम आगे आपको बता देंगे। इस क्वेश्चन को बाबू स्टार मार्क करके लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द होस्ट ऑफ द 29th कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टी कहाँ पे हुआ है? बाकू, अजरबैजान। ये बताओ यार, ये कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टी किसका होता है? व्हाट इज दिस कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टी? देखो एक ऑर्गेनाइजेशन बना UNFCCC, दैट इज यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर कन्वेंशन ऑन द क्लाइमेट चेंज। UNFCCC कब बनता है? आपको पता होना चाहिए ना, रियो अर्थ समिट होता है 1992 में UNFCCC बनता है। कहाँ हेडक्वार्टर है जी? इसका केन्या में है ना। बहुत सुंदर, मजा, दिल खुश कर देते हो तुम लोग। बोन जर्मनी में है। अच्छा ये बताओ, जो UNFCCC है, ये कितने मेंबर, COP29 में कितने मेंबर गए हैं इसको अटेंड करने? जितना को बुलाया होगा उतने गए होंगे। 198 देश गए हैं, 198 गया है, दैट इज 197 देश प्लस यूरोपियन यूनियन गया है। ये सब चीज़ तुमको पता होना चाहिए भाई। अगर नहीं पता है तो हमको कमेंट करके बोलो, हम बना दे देंगे वीडियो तुम लोग के लिए, है ना।
197 प्लस यूरोपियन यूनियन के हैं। देखो तुम लोग को कमेंट सेक्शन में हमको करके बताओ कि क्या तुम लोग को करंट अफेयर्स का कुछ वीडियो चाहिए क्या। अगर तुम लोग को करंट अफेयर्स का वीडियो चाहिए होगा तो हम कंप्लीट नेशनल करंट अफेयर्स, जिस तरह से बिहार करंट अफेयर्स खत्म किए हैं, हम बना देंगे नेशनल करंट अफेयर्स का। वो डिपेंड करता है तुम लोग के रिस्पॉन्स पर कि तुम लोग को पसंद आ रहा है कि नहीं, क्योंकि अगर हम लोग मेहनत करें तो हम लोग को कैसे पता चलेगा कि भाई वो यूजफुल है भी कि नहीं है। ठीक है, तो तुम कमेंट सेक्शन में हमको बताना, तो हम लोग बना देंगे। तो देखो कहाँ पे थे, हाँ, जो बाकू में है अजरबैजान, जो COP 29 हो रहा है अजरबैजान में बाकू में, तो यहाँ पर एक फंड बना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन फंड। जो क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन फंड है, ये एक टैक्स लगेगा उस कंपनी पर जो फॉसिल फ्यूल को प्रोड्यूस करता है, पेट्रोल है, डीजल है, कोल है। ऐसा देश जो फॉसिल फ्यूल का प्रोड्यूसर है, अजरबैजान खुद एक फॉसिल फ्यूल का प्रोड्यूसिंग देश है, उस पर वो टैक्स लेगा। और ऐसे देश मानते हैं कि जैसे भूटान है, स्विट्जरलैंड वगैरह है, जो प्रो इन्वायरमेंट काम करते हैं, जो रिन्यूएबल एनर्जी पर काम करते हैं, उनको वो सब्सिडाइज करेगा। तो अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन फंड जो है कौन देश लॉन्च किया है, तो अजरबैजान लॉन्च किया है COP 29 में। जब COP कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज हो रहा है तो कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज हुए हैं जो हमको पता होना चाहिए। जो COP 3 है, क्योटो एक जगह है जापान में, उसको आप कहते हो क्योटो प्रोटोकॉल। तो COP 3 क्योटो प्रोटोकॉल में क्या होता है, द प्रोटोकॉल लीगली बाइंड्स द डेवलप्ड कंट्री टू, आपको लीगली बाध्यकारी कर देता है कि आप अपना एमिशंस को कम करेंगे। COP 3 COP 21 पेरिस होता है, अ लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल ट्रीटी टू लिमिट द ग्लोबल टेम्परेचर टू बिलो 2 डिग्री। 2 डिग्री से कम हमको टेम्परेचर लेके आना है, प्रेफरेबली 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड। COP 28 दुबई में हुआ है, लॉस एंड डैमेज फंड वाज ऑफिशियली लॉन्च्ड। इसको स्टार मार्क करके लिखो। अगर एग्जाम में आपसे पूछता है कि लॉस एंड डैमेज फंड कहाँ ऑफिशियली लॉन्च होता है, तो COP 28 में होता है। COP 29 कहाँ चल रहा है आपका, अजरबैजान बाकू में चल रहा है। पेरिस जो है किस नदी के तट पर है, आप कमेंट सेक्शन में हमको बताइएगा। ठीक है, COP किस पेरिस में हुआ था, तो आप कमेंट में हमको बताइए कि पेरिस किस नदी पर है। एक्सीलेंट क्वेश्चन है। देखो अगर तुम लोग वही बोल रहे हैं कमेंट सेक्शन बताना। जैसे आप अगर तुम देखो कि इजराइल का जो युद्ध चल रहा है, इस पर क्वेश्चन बनता है, प्लेसेज इन द न्यूज पे क्वेश्चन बन जाएगा। रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तो आपसे पूछ लेगा कि ब्लैक सी के आसपास कौन कौन देश है, मेडिटेरेनियन सी के आसपास कौन कौन देश है। तो इन टॉपिक से जो प्रीलिम्स वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, अगर आपको लगता है तो आप हमको बताइएगा, हम उसको कवर कर देंगे। द राफा बॉर्डर, एक्सीलेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क करके लिखो। द राफा बॉर्डर रिसेंटली इन द न्यूज कनेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। अगर यार हमको नहीं भी पता है तो उसको हम तुक्का मारते। अगर हम बैठते एग्जाम में और हमको नहीं पता है फिर भी हम तुक्का मारते थे। भाई गाजा पट्टी लगातार न्यूज़ में चल रहा है, कहाँ सऊदी अरबिया जॉर्डन चल रहा है, लेबनान इजराइल कहाँ उतना चल रहा है, सीरिया इजराइल कहाँ चल रहा है, गाजा पट्टी पर चल रहा है कि गाजा पर बम पटक रहा है इजराइल, बम डाल रहा है इजराइल, तो हम तुक्का मार देते गाजा पट्टी के पास, है ना। तो हम ऐसे तुक्का मारते। देखो ये गाजा पट्टी है, गाजा पट्टी, और ये तुम देखो राफा है। तो यहाँ पर राफा पे क्राइसिस चल रहा है, तो इसको बाद में हम लोग बहुत डिटेल में कभी कवर करेंगे, पर इतना आपको पता होना चाहिए। तो इजिप्ट और गाजा पट्टी पे है। आप हमको बताइए, हम एक वीडियो बना देते हैं कि जो इजराइल कन्फ्लिक्ट चल रहा है गाजा के साथ, गाजा पट्टी के साथ, तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। एमंग द फॉलोइंग हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट, स्टार मार्क के करो यार। ये आपसे पूछता है कि कौन कौन प्रेसिडेंट बना है हाल फिलहाल में, है ना। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। देखो आपको पता होना चाहिए कि ऋषि सुनक हट गए हैं, अब कौन बन गए हैं, लेबर पार्टी के हैं स्टारमर, यूके के PM हैं। माइकल बर्नियर इज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ द फ्रांस। इमैनुअल मैक्रोन क्या है, राष्ट्रपति हैं। KP शर्मा ओली प्राइम मिनिस्टर ऑफ द नेपाल हैं। मसूद क्या हैं, ईरान के अभी प्रेसिडेंट हैं। रशिया के प्राइम मिनिस्टर कौन है, मिखाइल मिशुस्तिन हैं। प्रेसिडेंट कौन है, पुतिन हैं। तुलुकवा फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कॉन्गो हैं। जरदारी पाकिस्तान का प्रेसिडेंट है। शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के। लाइचिंगते प्रेसिडेंट ऑफ द ताइवान हैं। अभी जो अनुरा जो हैं प्रेसिडेंट ऑफ द श्रीलंका हैं। धरनी धलुत्वारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ द श्रीलंका हैं। म्यूजू आपका मालदीव्स का है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए, हम इतना मान के चलते हैं। देखो कुछ इंपॉर्टेंट आपसे इंडेक्स पूछता है, इसका करेक्ट आंसर बाबू क्या है, 105। ये इंडेक्स कौन देता है, दिस इज प्रिपेयर्ड एवरी ईयर बाय द यूरोपियन NGO कॉल्ड एज द कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड द वर्ल्ड हंगर विल्थ हंगर लाइफ, जर्मनी का बनाता है। कैसे कि आपका स्कोर कैलकुलेट करता है, चाइल्ड मोर्टिलिटी की 5 साल का बच्चा का कितना देहांत हो रहा है उसका वेटेज 1/3 देता है। चाइल्ड वेस्टिंग मतलब बच्चा का, अगर मानते हैं कि 5 साल का बच्चा का 10 किलो वजन होना चाहिए, अगर 7 किलो है तो उसका 1/6 देता है। स्टंटिंग मतलब हाइट मानते हैं कि 5 साल का बच्चा
मानते हैं कि 10 सेंटीमीटर होना चाहिए, आप 9 सेंटीमीटर हैं, तो उसको चाइल्ड स्टंटिंग बोलते हैं कि उसका हाइट कम ग्रोथ हुआ, उसका 1/6 वेटेज देता है। अंडर नोरिशमेंट, कितना कैलोरी मिलना चाहिए और कितना कैलोरी मिल रहा है, उसका वेटेज 1/3 है। तो जो आपका ग्लोबल हंगर इंडेक्स पे जो स्कोर बनता है बेसिकली 4 कंपोनेंट को मिलाकर बनता है, ये आपको पता होना चाहिए। इसमें करेक्ट आंसर क्या है बाबू? 105। ठीक है, अगर तुम चाहते हो कि इस तरह के हम और कुछ वीडियो बना दे तो कमेंट सेक्शन में बताना कि पसंद आ रहा है, तो ऐसा हम 500 क्वेश्चन लेके आपका बना देंगे और आपका कवर हो जाएगा। बाकी आप पर डिपेंड करता है, आपके रिस्पॉन्स पर डिपेंड करता है। साइनिंग ऑफ फॉर द डे, रोहित।